सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज जो हम अध्याय देख रहे हैं वो है संदेश लेखन। तो 2020-21 के कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को हटाकर उसके जगह पर दो चीज़ों को जोड़ा गया है, जिसमें एक संदेश लेखन है और दूसरा है कि आप एक अनुच्छेद लेखन करोगे। तो जो 10 अंक का हमारा निबंध था वो बटकर 5-5 अंकों में विभाजित हो गया है। तो 5 अंक का आपको अनुच्छेद लेखन आएगा और 5 अंक का संदेश लेखन आएगा। तो उसी हिस्से को आज हम देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि संदेश लेखन जो 5 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा, तो आपको किस प्रकार से वो लिखना है, इसकी जानकारी आज हम इसमें ले रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसका शीर्षक है संदेश लेखन। तो आज हम जो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वो इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले हम संदेश का अर्थ समझेंगे, उसके बाद अच्छे संदेश की विशेषताएं देखेंगे, संदेश के प्रकार देखेंगे, संदेश का प्रारूप देखेंगे, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में हमें को ध्यान में रखते हुए हमें उसको देखना है। और कुछ उदाहरण देखेंगे जो आपको उपयोगी होंगे, जिसका प्रयोग कर आप सीबीएसई के बोर्ड परीक्षाओं में इस प्रश्न का उत्तर आप लिख पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हम संदेश लेखन का सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। तो संदेश का जो सामान्यतः अर्थ होता है वो अर्थ होता है कोई बात, जानकारी, खबर, आज्ञा या आदेश। आमतौर पर हम लोग फोन पर कई बार ऐसा होता है कि पिताजी घर पर नहीं है और किसी पिताजी के मित्र का फोन आ जाता है और वो कहते हैं कि आज आपको ऑफिस में आना था, लेकिन किसी कारणवश मीटिंग को रद्द कर दिया गया है, तो आप अपने पिताजी को ये जानकारी दे दीजिए। तो हम आमतौर पर ये जो संदेश है हम मौखिक तौर पर भी दे देते हैं, और कई बार हम अगर बाहर जा रहे हैं तो हम चिट्ठी पर लिखकर, पत्र पर लिखकर, एक छोटे कागज के टुकड़े पर संदेश लिखकर छोड़ देते हैं, ताकि पिताजी वो देख लें और कार्यालय न जाए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे संदेश हम न जाने कितने प्रकारों से प्रयोग में लाते हैं। जैसे पड़ोस के आंटी को या पड़ोस में हमें संदेश देना है कि आज पानी आने वाला है, तो हम जाकर दौड़े भागे चले जाते हैं और संदेश देकर आ जाते हैं। तो दैनिक जीवन में हम लोग संदेश का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन किसी को अगर लिखित में संदेश भेजना है तो हमें कौन कौन सी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी देखने के लिए यहाँ पर हम लोग संदेश देख रहे हैं। तो संदेश का जो अर्थ है वो एक वैसे जो है संदेश का वास्तविक अर्थ तो हम देख चुके हैं, लेकिन एक छोटी जानकारी होती है जो किसी व्यक्ति के लिए लिखी जाती है और हमें लिखित में देना है, क्योंकि परीक्षाओं में तो हम बोल नहीं सकते हैं, आपका बोला हुआ संदेश कोई सुन भी नहीं पाएगा। हमें तो वहां पर लिखित में ही जानकारी देनी है और 5 अंक के लिए जानकारी हमें देनी है, जिसे आप किसी कारण से मिलने और बोलने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी बात को कम से कम शब्दों में पूर्ण जानकारी देते हुए लिखा जाना ही संदेश कहलाता है। तो जब आप अपनी जानकारी को कम से कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में, आवश्यक चीजों का समावेश कर जब हम जानकारी दे देते हैं, संदेश लिख देते हैं, तो वो संदेश कहलाता है। अब दूसरी जो बात है हमें कि अब जो हम तो ये दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन जब हमें परीक्षाओं में उत्तर के तौर पर लिखना है तो तब उसकी कुछ विशेषताएं ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अच्छे संदेश की हम लोग विशेषताएं देखते हैं। अच्छा संदेश जो होता है वो विषय के अनुकूल होता है, मतलब जो विषय दिया गया है आपको उसी विषय के अनुरूप आपको संदेश लिखना पड़ेगा। उसमें रचनात्मकता पर ध्यान देना पड़ता है। हम जैसे कोई नई चीज करते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि वो अच्छे से अच्छे दिखे, तो रचना हमारी अच्छी होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो जिसे देखने के बाद संदेश पढ़ने वाला उस संदेश का अर्थ जो है वो देखते ही साथ समझ जाए। तो सृजनात्मकता भी दिखाई देनी चाहिए। संदेश ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, 5-6 पेजों का, 3-4 पेजों का, बिल्कुल इस प्रकार से संदेश हमें नहीं लिखना है। तो संदेश हमें संक्षिप्त लिखना है, छोटा लिखना है, सारगर्भित लिखना चाहिए हमें ये संदेश। और यह जो संदेश है वो सरल और सुबोध होना चाहिए, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है और उसमें से कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सारगर्भित होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जल्दी समझ में आ जाने वाला चाहिए। संदेश लिखते समय हमें दिनांक और दिवस जो है, कौन सा दिन है वो हमें लिखना चाहिए, समय लिखना चाहिए उस पर, दिनांक लिखना चाहिए उस पर, भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए कि कौन भेज रहा है वो संदेश, और आवश्यकता हो तो पद भी लिखना चाहिए। जैसे आमतौर पर हम लोग देखते हैं कोरोना जो है पूरे भारत में फैल गया है, तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो है वो संदेश खुद आकर
समाचारों में दे रहे हैं, लेकिन कई बार लिखित संदेश हम लोग समाचार पत्रों में भी देखते हैं तो नीचे लिखा होता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो इस प्रकार से भेजने वाले का जो पद है उसका नाम भी होना चाहिए अगर आवश्यकता हो तो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। भाषा परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा जो है वो देख कर, अभी आप माता पिता को संदेश लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कार्यालयीन संदेश लिख रहे हैं, किसी कार्यालय को संदेश लिख रहे हैं या कार्यालय का संदेश आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा कठिन भाषा में लिख दिया। तो भाषा परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा, उसका ध्यान रखना चाहिए हमें। शब्द सीमा जो है, हमारे सीबीएसई ने ये शब्द सीमा तय कर रखी है, 30 से 40 शब्दों में ही हमें संदेश लिखना है। संदेश को लिखते समय हमें क्या करना चाहिए कि एक कटघरे में, एक बॉक्स में वो संदेश लिखना चाहिए, और जिस व्यक्ति को संदेश लिखा जाना है उसका नाम सबसे पहले ऊपर होना चाहिए, और संदेश भेजने वाले का, प्रेषक का नाम सबसे नीचे होना चाहिए, और अगर आवश्यकता हो तो हस्ताक्षर भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं और देखते हैं। हमेशा संदेश मध्य भाग में या बीच के हिस्से में लिखना चाहिए। बाईं तरफ दिनांक लिखे तथा उसी के नीचे समय लिखे, किस समय पर यह संदेश लिखा गया है, तारीख और समय लिखा जाना चाहिए। उसके बाद अभिवादन लिखे, जैसे प्रिय, आदरणीय, मान्यवर, माननीय इत्यादि। विषयानुकूल चित्रों का समावेश करें। जब अब आवश्यकता पड़े कि निश्चित तौर पर हमें कुछ चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है तो हम निश्चित तौर पर करें। आमतौर पर कार्यालय द्वारा दिए जाने वाले संदेशों में चित्रों की आवश्यकता नहीं, लेकिन जन्मदिन का संदेश दे रहे हैं आप, शुभकामनाएं भेज रहे हैं, तो ऐसे समय पर आप चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विषय के अनुसार होने चाहिए। और भी एक चीज होती है कि विषयानुसार हम उसमें शायरी का प्रयोग कर सकते हैं, दोहों का प्रयोग कर सकते हैं, कविता का प्रयोग कर सकते हैं, श्लोक लिख सकते हैं संस्कृत के, कुछ तुकांत पदों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको, संदेश को आकर्षक, सुंदर और जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए हम उसे वहां पर हम कविताओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जरूरत के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये कुछ अच्छे संदेश की विशेषताएं हैं जिसका प्रयोग कर कर हम हमारे संदेश को सुंदर, आकर्षक बना सकते हैं। इसके बाद देखिए कि संदेश के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संदेश के प्रकारों की जानकारी लेते हैं। मुख्य तौर पर संदेश के प्रकारों को विभाजित करना बड़ा मुश्किल है। ढेरों प्रकार के संदेश हम लिखते हैं, लेकिन सीबीएसई ने जो हमें प्रकार सुझाए हैं वो 3 प्रकार सुझाए हैं। तो इन 3 प्रकारों की जानकारी भी हम संक्षेप में ले लेते हैं। सबसे पहले होता है शुभकामना संदेश। तो अभी हम शुभकामनाएं कौन कौन से अवसरों पर देते हैं। तो कोई अगर, किसी का अगर जन्मदिन है और हम वहां पर नहीं जा पा रहे हैं तो हम अपना संदेश लिखकर भेज, कई बार तो हम लोग जो गिफ्ट या भेंट देने के लिए जो चीजें ले जा रहे हैं उसके ऊपर भी हम संदेश लिखकर देते हैं। और आजकल तो हम लोग रेडीमेड छपे छपाए संदेशों का प्रयोग करते हैं। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपना नाम लिख दिया और दे दिया। इस प्रकार से भी आजकल छपे छपाए जो है वो नाम पट आ रहे हैं, स्लिप्स आ रहे हैं, उस पर हम लिख कर दे देते हैं। तो जन्मदिन के अवसर पर कक्षा में अगर कोई आपका मित्र प्रथम आ गया तो उसको दे दिया। प्रतियोगिता में कोई उत्तीर्ण हो गया, प्रतियोगिता में कोई सफल हो गया है, अच्छी नौकरी लग गई है, पदोन्नति हो गई है, विदेश में भ्रमण के लिए गया है, भाई बहन का अगर विवाह है, दोस्त का विवाह है, तो इस प्रकार से हम तरह तरह के अवसरों पर शुभकामनाओं के संदेश हम लोग दे सकते हैं। साथ ही दूसरा प्रकार जो है वो पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इस प्रकार के संदेश दे सकते हैं। भैया दूज पर दे सकते हैं, होली पर दे सकते हैं, दिवाली पर दे सकते हैं, वसंत पंचमी पर दे सकते हैं, सरस्वती पूजन के अवसर पर दे सकते हैं। तो ऐसे ढेरों प्रकार के त्योहार हम लोग वर्ष भर में मनाते हैं। उनमें से किसी भी त्योहार का संदेश हम दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार से आप स्वतंत्रता दिवस का दे रहे हैं उसी प्रकार से आप गणतंत्र दिवस का भी जो है आप संदेश दे सकते हैं, शुभकामनाओं भरा। तीसरा जो प्रकार बताया गया है वो विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। अब ये विशेष अवसर कौन कौन से हैं। तो जन्म तिथि, पुण्यतिथि हम लोग साल भर में बहुत जनों की मनाते हैं। तो जन्म तिथि जो है हम लोग शुभकामना संदेश में भेज देते हैं, और पुण्यतिथि जो विशेष अवसर पर किसी की मृत्यु के संदर्भ में दिया जाने वाला संदेश होता है, शोक संदेश भेजते हैं। ऐसे समय पर हम भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है तो उस समय, पर्यावरण दिवस का आयोजन कर रहे हैं तो उस समय, कुछ स्थानिक त्योहारों का भी आयोजन हो जाता है तो उस समय पर वो विशेष अवसर हो जाता है तो वहां पर भी
किसी के स्वागत के लिए या किसी को विशेष अवसर पर दिया जाने वाला ये जो संदेश है आप निश्चित तौर पर लिखकर दे सकते हैं। ये 3 प्रकार के संदेश हमारे पाठ्यक्रम में है, तो इन 3 प्रकार के संदेशों को ही ध्यान में हमें रखना है। इसके बाद देखते हैं कि संदेश आप लिख रहे हैं तो किस प्रकार का संदेश होना चाहिए, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। तो चलिए इसकी भी जानकारी ले लेते हैं कि आप जो संदेश लिख रहे हैं उसका प्रारूप सामान्यतः इस प्रकार का होना चाहिए। ऊपर जो शीर्षक संदेश लिखा है उस जगह पर आपको क्या करना है कि किस अवसर का वो संदेश है वो बताना है। जैसे गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश, तो फिर आप जब गणतंत्र का दे रहे हैं शुभकामना संदेश या जन्मदिन के अवसर पर बधाई, तो यहाँ पर आप तिथि ऊपर लिख लीजिए और समय नीचे। इस प्रकार से समय, तिथि या दिनांक, फिर उसके बाद समय, उसके बाद एक पंक्ति को खाली छोड़ देना है। फिर जिस व्यक्ति को आप संदेश लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और उसे संबोधित कर सकते हैं आप संबोधित श्रीमान लिखकर या फिर आदरणीय लिखकर, इस प्रकार से आप उसे संबोधित कर सकते हैं। फिर बाद में जो संदेश आपको देना है वो विषय वस्तु आपको इस प्रकार से पूरा लिखना है और एक पंक्ति छोड़कर आप अपना नाम लिख देंगे और आवश्यकता अनुसार पद अगर लिखने की जरूरत है तो आप पद भी उस जगह पर लिख सकते हैं। अब सीबीएसई ने इनके अंकों का विभाजन भी बता रखा है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। जब आप दिनांक और समय लिखते हैं तो उस समय आपको आधा अंक मिलता है। संबोधित व्यक्ति तथा उसका विषय विस्तार जो आप करते हैं वो 2.5 अंक के लिए आता है। शुद्धता एवं धारा प्रवाहिता हेतु 1.5 अंक रखे गए हैं और प्रेषक का नाम, जो व्यक्ति संदेश भेज रहा है उसके लिए आधा अंक रखा गया है। तो इस प्रकार से ये पूरा विभाजन दिया गया है और ये 5 अंक, कुल 5 अंकों के लिए आपको पूछा जाएगा। तो इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है कि विविध अवसरों पर हम संदेश किस प्रकार से लिखें, तो कुछ संदेश के उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं जिससे आपको मदद होगी। देखते हैं, पहला हम लिख रहे हैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के लिए हम लोग संदेश किस प्रकार से लिखते हैं, मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही धर्म है वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय भारत, जय हिंद आपने लिख दिया, यहाँ पर ध्वज भी लगा दिया है, तारीख वगैरह सब यहाँ पर लिख दिए, समय भी आपने लिख दिया है और जिस व्यक्ति द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है वो हर भारतीय की ओर से इस प्रकार से यहाँ पर अशोक चक्र का चित्र लगाकर आपने हर भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं दे दी। एक और उदाहरण देख लेते हैं, पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। हम सभी को पता है पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं, तो यहाँ पर 5 जून को ये पर्यावरण दिवस है। उसके बाद कितने बजे लिखा आपने संदेश, तो 10 बजे लिखा और एक कविता लिख दी यहाँ पर, आओ मिलकर पेड़ लगाए, इस धरती को गुलजार बनाए, खुली हवा में हम ले सांसें और बीमारी को दूर भगाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए। तो आपने एक पेड़ का चित्र भी लगा दिया यहाँ पर और किसकी तरफ से ये संदेश दिया जा रहा है, उस संस्था का नाम यहाँ पर, उसका लोगो है यहाँ पर, सर्वेश संस्था की ओर से सभी को ये शुभकामनाएं दी गई है। ठीक इसी प्रकार से भागवत कथा के लिए यहाँ पर एक संदेश आपके समक्ष है। सबसे पहले हमने भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है वो सबसे ऊपर शीर्षक लिख दिया है। उसके बाद लिखा है हमने 15/5/2020 को मान लीजिए यहाँ पर 7 बजे सुबह लिखा है ये संदेश श्री ब्रजमंडल की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का कथा ज्ञान यज्ञ आचार्य श्री कृष्णदेव शास्त्री की रसभरी वाणी में 5 मई से 12 मई 2020 तक त्रिवेणी कंपाउंड आप सभी सादर आमंत्रित है। और किसकी तरफ से ये संदेश दिया जा रहा है, तो यहाँ पर उसका एक चित्र लगाकर ब्रजमंडल की ओर से ये संदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से संदेश को हम सुंदर चित्रों से भी सजाकर दे सकते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं, यहाँ पर है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई का संदेश दे रहे हैं हम अपने मित्र को। सबसे पहले हमने यहाँ पर विषय लिख दिया, उसके बाद लिखा हमने 3/10/2020 को लिखा हमने ये 4 बजे शाम को, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जीवन में सफलता इसी तरह तुम्हारे कदम चुमे, ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर बाद में ये जिस अवसर का था उस अवसर से जुड़ा हुआ एक चित्र यहाँ पर लगा दिया, कुछ किताबें रख दी, अभिन्न मित्र श्याम की ओर से ये संदेश दिया गया है। नए घर के लिए भी हम शुभकामनाएं भरा संदेश दे सकते हैं। तो सबसे पहले लिख दिया नए घर की शुभकामनाएं, 16/7/2020 को लिखा गया सुबह 8 बजे, सपनों का घर मुबारक हो आपको, सारे सपने साकार होते रहे, ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक घर का दृश्य दे दिया और देवेश ठाकुर द्वारा ये संदेश दिया गया, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई। एक संदेश यहाँ पर थोड़ा सा एकदम कार्यालयीन संदेश हम कह सकते हैं इसे, तो वो संदेश हम आपकी तरफ से यहाँ पर लिख रहे हैं। संदेश लिखा हमने
अपराह्न 4 बजे अर्थात दोपहर 4 बजे 14/9/2020 को लिखा गया है। पापा, आपके कार्यालय से श्री दिनेश शर्मा का फोन आया था कि दिनांक 16/9/2020 को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है तथा नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। और इस प्रकार से फिर दीपक लिखकर ये संदेश दे दिया गया। अब ये पुत्र जो है फोन पर संदेश ले लिया और वो उस संदेश को उसने अपने पिताजी के लिए लिखकर रख दिया है। तो इस प्रकार से भी आप संदेश का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर ये संदेश की जानकारी हमें ध्यान में रखनी है और इसी क्रम में हमें जो है परीक्षाओं की तैयारी करते हुए कुछ संदेशों के उदाहरण हमें लिखकर उसका अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए, संदेश के अंकों का विभाजन हम देख चुके हैं, पुनः एक बार देख लेते हैं। समय तथा दिनांक के लिए आधा अंक है, संबोधित व्यक्ति तथा विषय विस्तार के लिए 2.5 अंक है, 2.5 अंक है, शुद्धता एवं धारा प्रभाविता हेतु 1.5 अंक है, प्रेषक का नाम अगर आप लिखते हैं कौन भेज रहा है तो उसके लिए आधा अंक है। तो इस प्रकार के कुल 5 अंकों के लिए ये संदेश लेखन का कार्य हमें करना है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सभी का